तो हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ भी होंगे। और आज के वीडियो में हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। ये सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो क्लास है, ये क्लास आपकी बीएड थर्ड सेमेस्टर वालों की क्लास है। और समावेशी शिक्षा नाम का आपका एक पेपर है बीएड थर्ड सेमेस्टर में, इंक्लूसिव एजुकेशन, उसी को हम लोग पढ़ रहे हैं। यूनिट 2 के ए में अभी हम चल रहे हैं। यूनिट 2 के ए में हम लोग इससे पहले 3 टॉपिकों को देख चुके हैं। सोशल डिस्क्रिमिनेशन को देख चुके हैं और उससे प्रभावित समावेशी शिक्षा की व्यवस्था की, उससे प्रभावित बालकों की समावेशी शिक्षा की व्यवस्था कैसे करें। आर्थिक भेदभाव यानी कि इकोनॉमिकल डिस्क्रिमिनेशन को भी हम लोग देख चुके हैं और उससे प्रभावित बालकों की समावेशी शिक्षा की व्यवस्था कैसे करें। और तीसरा, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन और उससे प्रभावित बालकों की समावेशी शिक्षा की व्यवस्था कैसे करें। इन सारे टॉपिकों को देख चुके हैं। इसके बाद यूनिट 2 के एक का लास्ट टॉपिक, अंतिम टॉपिक है डेलर्स रिपोर्ट, डेलर की रिपोर्ट, जिसमें हम लोग लर्निंग टू लिव टुगेदर, एक साथ रहना सीखना को हम लोग पढ़ेंगे। क्योंकि समावेशी शिक्षा का जो कॉन्सेप्ट होता है, समावेशी शिक्षा का कॉन्सेप्ट यही होता है कि सभी लोग को हम लेकर चलेंगे, हम सभी लोगों को लेकर चलने की बात करते हैं। यानी कि कोई भी वर्ग अकेले न रहे, सभी वर्गों को लेकर हम कोई भी कार्य करें, इसी का नाम होता है समावेशी। और जब समावेशी शिक्षा की हम बात करते हैं तो यानी शिक्षा के क्षेत्र में जितने भी प्रकार के बालक हैं, सभी प्रकार के बालकों की हम जो शिक्षा की व्यवस्था है वो एक ही कक्षा के अंदर करें। हम विशिष्ट बालक के लिए अलग शिक्षा की व्यवस्था नहीं करेंगे, चाहे फिर जो प्रतिभाशाली बालक हैं उनके लिए भी हम अलग क्लास की व्यवस्था नहीं करेंगे। सामान्य बच्चे हों, चाहे विशिष्ट बच्चे हों, चाहे फिर प्रतिभाशाली बालक हों, सभी के शिक्षा की व्यवस्था हम कैसे कक्षा में करेंगे? एक ही कक्षा में, एक ही विद्यालय में। तो ये चीज़ समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आता है। धीरे धीरे हम चीज़ों को डिटेल में चलेंगे और आपको आराम से समझाते चलेंगे। देखिए, लर्निंग टू लिव टुगेदर में क्या होता है। तो देखिए, लर्निंग टू लिव टुगेदर एक प्रकार का क्या है, एक प्रकार का रिपोर्ट में कही गई बात है। और किस रिपोर्ट में कही गई बात है? तो डेलर रिपोर्ट आई थी, डेलर की रिपोर्ट आई थी, जिसमें शिक्षा को लेकर 4 चीज़ें बताई गई थी। तो उन 4 चीज़ों में तीसरी चीज़ जो थी वो क्या है? लर्निंग टू लिव टुगेदर, यानी एक साथ रहना के लिए कुछ कॉन्सेप्ट दिए गए थे, कुछ बात की गई थी, जिसको हम आज आपको बताएंगे। इसे क्या कहा जाता है? लर्निंग टू लिव टुगेदर को द थर्ड पिलर ऑफ एजुकेशन। ये 21वीं शताब्दी में इसको इम्प्लीमेंट करने की बात की गई थी। यानी 21वीं शताब्दी में इसको धरातल पर उतार कर और इसके क्या आउटपुट होंगे, क्या रिजल्ट्स होंगे, इस चीज़ के बारे में तर्क किया गया था। ये जो क्लास है ये एमएड एंट्रेंस जो अभ्यर्थी दे रहे हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एमएड एंट्रेंस में भी ये पूछा जाता है। और उसके साथ यदि आप आगे चल के एजुकेशन विषय से नेट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं एजुकेशन विषय से, तो एजुकेशन नेट में भी ये आपका सिलेबस में है, आपका देख सकते हैं। लर्निंग टू लिव टुगेदर पूरा डेलर्स रिपोर्ट ही उसमें आपको पढ़ना होता है। तो आज का ये जो वीडियो है, अगर आप ध्यान से देखते हैं तो आपके लिए भविष्य में काफ़ी आपको मदद देने वाला है। तो ध्यान से देखिए, मैं आपको यही कहना चाहूँगा। देखिए, डेलर्स रिपोर्ट जो है वो आपका 1996 में आया, 1996 में आया। इसका जो बेस है, जो आधार है इस रिपोर्ट का, वो क्या है? लर्निंग थ्रू आउट लाइफ, कि हम अपने लाइफ से क्या करते रहेंगे? सीखते रहेंगे। इसका ये चीज़ आपका बेस है। देखिए, डेलर्स रिपोर्ट में 4 पिलर्स ऑफ लर्निंग दिए गए थे। सीखने के 4 पिलर बताए गए थे, सीखने के 4 स्तंभ बताए गए थे। वो 4 स्तंभ कौन कौन हैं वो मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले आपको एक चीज़ बता दूं कि ये जो डेलर्स की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी, ये यूनेस्को के द्वारा प्रस्तुत की गई थी। अगर आपको यूनेस्को का पूरा नाम पता है तो कमेंट में लिखिएगा। यूनेस्को के द्वारा ये रिपोर्ट दी गई थी। इस रिपोर्ट में डेलर्स आयोग में क्या चीज़ें बोली गई थी, ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें 4 पिलर्स ऑफ लर्निंग दिए गए थे, सीखने के 4 स्तंभ बताए गए थे। पहला स्तंभ जो है वो है लर्निंग टू नो, यानी कि जानने के लिए सीखना, कि यदि आपको कोई भी चीज़ जाननी है तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? सीखना पड़ता है। दूसरा जो स्तंभ था लर्निंग टू डू, कर
करने के लिए सीखना है। यदि आपको कुछ भी करना है तो आपको सीखना पड़ेगा। यदि आपको खाना खाना है तो आपको पता होना चाहिए कि कैसे खाना खाना है, तो उसके लिए आपको चीज़ें सीखनी पड़ती है। तीसरा जो इसका स्तंभ था, जो कि आज हम लोग इसको मतलब विस्तार से पढ़ेंगे, वो है आपका लर्निंग टू लिव टुगेदर, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं एक साथ रहना सीखना, कि हम लोग सब मिलजुल कर रह सकें। तो जो ये आपका लर्निंग टू लिव टुगेदर है, ये किन किन चीज़ों पे बेस है? तो ये जनतांत्रिक मूल्यों पे बेस है कि हम कैसे अपने देश में डेमोक्रेटिक वैल्यूज को स्थापित कर पाएँ, और लोगों की जो सहभागिता है एक दूसरे को लेकर, उसको कैसे हम इनक्रिएज कर पाएँ, इस चीज़ पे लर्निंग टू लिव टुगेदर बात करता है। जो चौथा स्तंभ है आपका डेलर्स रिपोर्ट का, वो है लर्निंग टू बी, यानी व्यक्तित्व के लिए सीखना। कि जैसे आप कुछ मतलब ये समझ लीजिए कि जैसे कि प्रोफेशन में आ जाना। जैसे आप कोई मान लीजिए कि आप कोई प्रोफेशनल चीज़ें कर रहे हैं, आप कोई प्रोफेशनल काम कर रहे हैं, तो वो आपके व्यक्तित्व से, वो आपके पर्सनालिटी से निखर कर पता चलना चाहिए। जैसे कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके बातचीत से, आपके ढंग से, आपके प्रदर्शन से ये पता चलना चाहिए कि आप एस्पिरेंट्स ऑफ यूपीएससी हैं। तो वो चीज़ क्या है कि मतलब आपको पर्सनालिटी से निखरना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल आप यहाँ पे ये ले सकते हैं, आप आईएएस की तैयारी कर रहे हो, आपसे पूछा गया कि बताइए कि भारत के कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, आप ये नहीं बता पा रहे हैं, तो कैसे सामने वाला समझेगा कि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, कैसे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, इस चीज़ का पता कैसे चल पाएगा? तो वही चीज़ कि मतलब अपने व्यक्तित्व के लिए सीखना है, कि हम अपने व्यक्तित्व को इस प्रकार ढाल पाएँ कि सामने वाला ये समझ सके कि जिस प्रोफेशन से हम आते हैं वो सारी क्वालिटीज़ हमारे अंदर हैं। तो इस पिलर को जब आप डिटेल में पढ़िएगा तो समझिएगा। फाइनली जो आज के लिए हम पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं थ्योरी ऑफ लर्निंग टू लिव टुगेदर, कि एक साथ रहना सीखना की अवधारणा क्या है, सिद्धांत क्या है, जो भी कह लीजिए। तो देखिए, सबसे पहले आपको इसके जड़ में जाना होगा कि एक साथ रहने की हम बात क्यों करते हैं। भाई हम अलग अलग भी तो रह सकते हैं, अलग अलग भी रह सकते हैं, हम एक साथ क्यों रहें? तो एक साथ इसलिए रहते हैं कि भाई हम अकेले कुछ भी नहीं कर सकते। इस संसार में जितने भी लोग हैं, जितने भी चीज़ें हैं, एक दूसरे पे क्या होती है, निर्भर होती हैं। तो यदि ऐसी स्थिति में हम एक दूसरे का सहयोग लेकर अपने जीवन यापन को आगे बढ़ाएं, तो शांति बनी रहेगी, और ये जो दुनिया है, वो ये जो विश्व है, वो क्या होगा, प्रगति करेगा। ये आप समझिए। देखिए, थ्योरी ऑफ लर्निंग टू लिव टुगेदर को इसलिए लाया गया क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या हो रहा था, हिंसा की क्रियाएं हो रही थी। हिंसा की क्रियाएं से मतलब क्या, कि विश्व युद्ध हो रहे थे। आप प्रथम विश्व युद्ध के बारे में भी पढ़े होंगे, द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में भी पढ़े होंगे, फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार। तो क्या हो रहा था कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, वैश्विक स्तर पर क्या हो रहा था, एक देश दूसरे देश से लड़ाई कर रहे थे, लड़ कट रहे थे, और इसमें कईयों की जान जा रही थी, हिंसाएं हो रही थी। तो ये क्या था, ये बहुत बड़ा मेजर प्रॉब्लम था, क्योंकि अगर ऐसे ही एक देश दूसरे देश से लड़ता रहेगा तो क्या है, विश्व हमारा विनाश हो जाएगा। तो इसके लिए क्या है कि हमें एक साथ मिलकर रहने की आवश्यकता है। समाज में आपसी संघर्ष भी देखने को मिलता है। आपसी संघर्ष को यदि मिटाना है तो हमें एक साथ रहने की आवश्यकता होगी। देखिए, समझिए बातों को। समाज में आपसी संघर्ष कैसे है? जाति के नाम पे संघर्ष होता है। आप देखते हैं, क्षत्रिय बोलता है मैं बड़ा हूँ, ब्राह्मण बोलते हैं हम बड़े हैं, यादव बोलते हैं हम बड़े हैं। सबकी अपनी जातीय एकता है, जातीय संघ हैं, समुदाय हैं, जो अपने अपने वर्गों की हित की रक्षा करते हैं। तो इस प्रकार से इसके पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं, नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं। तो जाति के नाम पर भी काफ़ी संघर्ष समाज में देखने को मिलता है। धर्म के नाम पे भी काफ़ी संघर्ष देखने को मिलता है। अपने अपने धर्म अपने अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं कि हमारा ज़्यादा वर्चस्व इस दुनिया में रहे। जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आप किसी को भी देख सकते हैं। भाषा के नाम पे भी संघर्ष होता है। पंजाबी राज्य हो चाहे फिर गुजराती राज्य हो, सभी अपने भाषा को चाहते हैं कि उसका अधिक से अधिक प्रचार कर सकें, प्रसार कर सकें। तो भाषा के नाम पे भी द्वंद्व होता रहता है, द्वंद्वात्मक स्थिति बनी रहती है। राज्य के नाम पे भी लड़ाई होती रहती है। जैसे कि आप देख सकते हैं, तेलंगाना हो गया, और कई भी राज्य जो अलग होते हैं। मान लीजिए जैसे उदाहरण में यदि यूपी से ऊर्जांचल को अलग किया जाए या पूर्वांचल को अलग किया जाए यूपी से, तो कुछ लोग इसके समर्थन में होंगे, कुछ लोग इसके नहीं समर्थन में होंगे। तो प्रांत के नाम पे भी लड़ाइयाँ होती हैं। शिक्षा के नाम पे भी संघर्ष होता है
कि सभी को शिक्षा के समान अवसर प्राप्त नहीं हो पाते हैं। जो शिक्षा के उच्च पद हैं, चाहे फिर उच्च जगह हैं, वो प्रतिष्ठित लोग, पैसे वाले लोग पा लेते हैं। तो शिक्षा के नाम पे भी काफ़ी संघर्ष देखने को मिलता है। कौशल के नाम पे भी संघर्ष देखने को मिलता है कि हर कौशल का भारत में सम्मान नहीं किया जाता है। अगर कोई बाइक बनाने वाला मैकेनिक है तो उसको हेय दृष्टि से देखा जाता है कि वो मध्यम वर्ग का व्यक्ति है। उसे इस दृष्टि से नहीं देखा जाता है कि उसके पास एक विशेष कौशल है, जो कौशल हमारे पास नहीं है। वो बाइक बना सकता है, कई वाहन को बनाने का काम करता है। जो उसके पास कला है, उसको कला की दृष्टि से नहीं देखा जाता है, उसको पैसे की दृष्टि से देखा जाता है, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है। तो इस प्रकार का संघर्ष हमें देखने को मिलता है। प्लम्बर हो गया, कारपेंटर हो गया, वीडियोग्राफर हो गया, फोटोग्राफर हो गया, तो इनको इनके स्किल्स के नज़रिए से नहीं देखा जाता है। इनको एक मजबूरी के नज़रिए से देखा जाता है। एक मध्यम वर्ग के व्यक्तियों में इन्हें शामिल किया जाता है। तो यदि हम चाहते हैं कि समाज में जो इस प्रकार के स्ट्रगल्स देखने को मिल रहे हैं, जो ये आपसी द्वंद्व है, जो ये आपसी संघर्ष है, अगर ये समाप्त हो जाए, तो अगर इनमें हम समन्वय चाहते हैं कि इन सारी चीज़ों में हम क्या बैलेंस स्थापित कर पाएँ, तो हमें किस चीज़ की ज़रूरत है? थ्योरी ऑफ लर्निंग टू लिव टुगेदर, कि यदि हम एक साथ रहने सीखने की जो कॉन्सेप्ट है, बच्चों को जन्म से ही पढ़ा दें कि जब बच्चा जन्म लेता है, LKG, UKG 1, 2, 3, 4, 5 में पढ़ता है, बचपन से ही उसे यदि हम साथ रहकर मिलने की चीज़ें सिखाएं, उस तरीके से उसका करिकुलम तैयार किया जाए, उस तरीके से उसके विषय में सिलेबस इंक्लूड किए जाए, और उस तरीके से उसे टीचिंग कराई जाए, तो क्या होगा? इस तरीके से यदि हम उसे टीचिंग कराएं तो क्या होगा कि बच्चा यदि बचपन में उसे हम कोई चीज़ सिखाते हैं तो वो उस चीज़ को बहुत जल्दी से सीख जाता है, और बचपन में सीखी हुई चीज़ ज़िंदगी भर उससे वो चीज़ इम्प्लीमेंट करता रहता है। तो इसलिए हमें क्या हुआ, लर्निंग टू लिव टुगेदर को लाने की ज़रूरत पड़ी। और देखिए, जो लर्निंग टू लिव टुगेदर है, इस स्तंभ का मुख्य उद्देश्य क्या है, इसका मुख्य ऑब्जेक्टिव क्या है कि कैसे समस्त लोग मिलजुल कर रहें। अब जानते हैं कि विश्व में एक प्रकार के लोग तो हैं नहीं, एक प्रकार के देश तो हैं नहीं, कई प्रकार की देशें हैं, कई प्रकार के लोग हैं, कई प्रकार के हमारी सभ्यताएं हैं, संस्कृतियां हैं। तो यदि हम चाहते हैं कि सारी चीज़ों में समन्वय हो, सब मिलजुल कर रहें, सब में आपसी एकता हो, तो क्या होगा, इस थ्योरी को हमें इम्प्लीमेंट करना होगा। कहाँ पे? शिक्षा में, एजुकेशन में, ताकि जो देश के नागरिक प्रोड्यूस हों, जो देश के नागरिक निखर कर उभर कर आएँ, वो क्या हों, समझदार हों, उदारवाद हों, उदार हों, ये चीज़। इसका एक और उद्देश्य है कि आत्मसमाप्ति और हिंसक प्रवृत्ति को रोकने हेतु, देखिए, अगर दो लोग लड़ते हैं, मान लीजिए ए है और बी है, अगर ये दोनों लोग आपस में लड़ते हैं, तो ऐसा नहीं है कि ए के लड़ने से सिर्फ बी को हानि होगा, ए को भी तो हानि होगा, इसको भी चोट लगेगी, इसको भी नुकसान होगा। जैसे कि मान लीजिए उदाहरण के लिए, यदि भारत पाकिस्तान लड़ता है, तो ऐसा थोड़ी है कि खाली भारत को ही नुकसान होता है, पाकिस्तान को भी नुकसान होता है, उसके भी आदमी मारे जाते हैं, भारत के भी आदमी मारे जाते हैं, सैनिक मारे जाते हैं कि नहीं मारे जाते हैं, दोनों प्रकार की, दोनों तरफ की सेनाओं का मतलब कि डेथ होता है। तो आत्मसमाप्ति यानी कि इंसान अपना भी अस्तित्व समाप्त करता है हिंसा के चक्कर में, और हिंसक प्रवृत्ति का व्यक्ति हो ना जाए, इसको रोकने के लिए हम शिक्षा में किस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने की बात कर रहे हैं, लर्निंग टू लिव टुगेदर की। इसके बाद क्या है, प्रोजेक्ट मेथड का प्रयोग विद्यालयों में ज़्यादातर किया जाए। अगर इस चीज़ को हमें इम्प्लीमेंट करना है, तो इसका जो मेजर पॉइंट है कि इसे हम शिक्षा में कैसे इम्प्लीमेंट करें, तो देखिए, बच्चा कोई भी स्टैंडर्ड का हो, उसे हमें क्या करना है, ग्रुप प्रोजेक्ट वाले काम देने हैं, ग्रुप प्रोजेक्ट वाले काम देने हैं। ऐसा वर्क देना है कि बच्चे एक ग्रुप बनाकर उसमें लर्निंग कर सकें और चीज़ों को सीख सकें। जब वो ग्रुप में रहेंगे, ग्रुपली काम करेंगे, कोलैबोरेटिव होकर काम करेंगे, तो वो साथ में मिलकर रहना सीखेंगे और एक दूसरे के विचारों को, एक दूसरे के आदर्शों को सीख सकेंगे। ये चीज़ है। फिर आगे क्या है, देखिए, आगे इसका क्या है कि एजुकेशन के द्वारा लर्निंग टू लिव टुगेदर को अप्लाई करने का तरीका, कि एजुकेशन में यदि हमें लर्निंग टू लिव टुगेदर को अप्लाई करना है तो कैसे करेंगे। देखिए, इसको अप्लाई करने के लिए कुछ जो मेजर पॉइंट हैं वो आप देख सकते हैं। फ्रॉम अर्ली चाइल्डहुड, यदि हमें लर्निंग टू लिव टुगेदर की थ्योरी को सिखाना है, तो हमें बचपन से ही एकदम जो अर्ली चाइल्डहुड की एजुकेशन होती है वहीं से हमें देना होगा, क्योंकि वही उसका बेस है। वहाँ पे यदि उसे हम साथ मिलकर रहना सिखा दिए, तो बच्चा जीवन भर आगे बढ़ेगा, तो वो उदारवाद प्रकृति का होगा,
वो लड़ेगा नहीं और अच्छा व्यक्ति बनेगा। पार्टिसिपेशन इन कॉमन प्रोजेक्ट, विद्यालय के अंदर जितने भी प्रकार के कॉमन प्रोजेक्ट होते हैं उसमें बच्चा पार्टिसिपेट करे, ताकि उसे सहभागिता की जो प्रवृत्ति होती है वो उसके अंदर आ पाए। कॉमन प्रोजेक्ट की संख्या बढ़ाना, ऐसे क्लास में हम प्रोजेक्ट वर्क ज़्यादा लाएंगे, ऐसे प्रोजेक्ट वर्क को ज़्यादा देंगे बच्चों को, जिसमें क्या होगा 2 बच्चे 3 बच्चे 4 बच्चे अपना ग्रुप बनाकर सीख सकें और अपने टीचर को वो चीज़ सबमिट कर सकें। ये चीज़ ध्यान रखना है, अप्लाई करने के लिए ये मेजर पॉइंट है। आगे क्या है, विद्यार्थियों में मूल्यों का निर्माण करना। देखिए, अगर हम कुछ मूल्यों का निर्माण बच्चों में कर दें, कुछ वैल्यू को उनके अंदर हम आत्मसात एकोमोडेशन करा दें, एसिमुलेशन करा दें उनके अंदर, बच्चों के अंदर, तो क्या होगा, वो साथ मिलकर रहना सीख जाएंगे, वो हिंसा नहीं करेंगे। आप देखिए, मैं आपको एक अच्छा उदाहरण बता देता हूँ। अगर अहिंसा की बात होती है तो महात्मा गांधी से बड़ा उदाहरण इस देश में किसी को नहीं देखा जाता है। वैसे तो हम देखें तो अहिंसा का जन्म गौतम बुद्ध से होता है, लेकिन अहिंसा की जीवन भर बात करने वाले आधुनिक भारत के अंतर्गत, मतलब ये जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का दौर रहा था उसके अंतर्गत महात्मा गांधी जी को देखा जाता है। तो महात्मा गांधी जी अहिंसा की बात क्यों करते थे? रीजन ये है कि जो उनकी माता थी वो जैन धर्म से थी, और उनकी जो माता थी वो काफ़ी धार्मिक प्रवृत्ति की थी, पूजा पाठ करती थी, सत्य बोलती थी। तो उनको जो संस्कार मिले वो कहाँ से मिले? अपने माँ बाप से मिले। तो माँ बाप से जो संस्कार मिलते हैं वो कहाँ कैसे मिलते हैं? अर्ली चाइल्डहुड से ही मिलते हैं, यानी बचपन से ही मिलते हैं। तो यदि ऐसे में यदि हम बचपन में किसी बच्चे के अंदर अच्छे वैल्यू को ऐड कर दें तो क्या होगा, बच्चा साथ रहकर सीखने की बात करेगा, साथ रहकर अपना जीवन यापन करने की बात करेगा, यानी कट छट के बच्चा नहीं चलेगा और हिंसक प्रवृत्ति का नहीं होगा। ये चीज़ आप समझिए। देखिए, अगर विद्यार्थी में हम अहिंसात्मक प्रवृत्ति यानी नॉन वायलेंस की वैल्यू है उसको ऐड कर दें बचपन से ही, उसे हम अहिंसा का महत्व बताएं कि यदि हम अहिंसा को लेकर चलते हैं तो न तो सामने वाले का नुकसान होता है, न तुम्हारा नुकसान होगा। अगर तुम अहिंसा को लेकर चलते हो, तुम्हारे दिमाग में, मस्तिष्क में शांति बनी रहेगी, जीव हत्या तुम नहीं करोगे, किसी को मानसिक लेवल पे तुम किसी को टॉर्चर नहीं करोगे, तो क्या होगा, तुम भी अच्छे रहोगे, सामने वाला भी अच्छा रहेगा। तो अहिंसा के सारे चीज़ लाभ हैं। अहिंसा आप में क्या करता है, पेशेंस को बढ़ाता है। तो ये सारी चीज़ हम बता के क्या कर सकते हैं, उसके अंदर वैल्यू ऐड कर सकते हैं। उसे कई जीवनियाँ, कई कहानियाँ, नाटक, उपन्यास, एकांकी हम पढ़ाकर, सुनाकर बच्चे में ये वैल्यू हम ऐड कर सकते हैं। सहभागिता यानी कोऑपरेशन की उसके अंदर वैल्यू को हमको ऐड करना होगा कि जैसे कोई भी बच्चा है, अगर वो देख रहा है कि कोई अन्य बच्चा कमज़ोर है या उसे कुछ हेल्प की ज़रूरत है, तो हम जाएँ वहाँ पे उसका हेल्प करें और उसका जो कमी है उसको हम पूरा करें। तो इस प्रकार का चीज़ें जब हम बच्चे में इस प्रकार की वैल्यू ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिक जो लर्निंग टू लिव टुगेदर की थ्योरी है, जो उसका कॉन्सेप्ट है, वो बच्चे के अंदर एसिमुलेशन हो जाएगा। व्यक्तिगत विभिन्नता की स्वीकार्यता, बच्चे को हम ये सिखाएंगे कि देखो, हर विश्व में जो हर व्यक्ति होता है वो एक प्रकार के नहीं होते हैं, सबकी अपनी अलग एक आइडियोलॉजी होती है, सबकी अलग रिलीजन्स होते हैं, सबका एक अलग सिविलाइजेशन होता है। तो हमें क्या होता है, सबको स्वीकार करना होता है। अगर किसी कोई अलग सिविलाइजेशन का है, कोई अलग आइडियोलॉजी का है, तो हम उससे फाइट नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, उसके आइडियोलॉजी को स्वीकार करेंगे और उसके तरीके से हम उसके साथ मतलब समायोजन करेंगे। ये चीज़ें हम उसे सिखाएंगे कि जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है उसको कैसे हम एक्सेप्ट करना सीखें। तो इसको सिखाने के लिए हम बच्चे को महात्मा गांधी की उदाहरण दे सकते हैं, एक तरफ हम B.R. अम्बेडकर का उदाहरण दे सकते हैं। दोनों की आइडियोलॉजी अलग है, लेकिन दोनों एक दूसरे का क्या करते हैं, सम्मान करते हैं। दोनों एक दूसरे के बारे में कहीं ना कहीं अगर डीपली आप पढ़िएगा तो जो महात्मा गांधी की आइडियोलॉजी है वो आइडियोलॉजी भीमराव अम्बेडकर की भी आइडियोलॉजी से कनेक्ट होती है। तो देखिए, विचारों के मतभेद होते हुए भी हमने देखा है कि जब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हो रहा था तो सब एक दूसरे के साथ थे। सुभाष चंद्र बोस जी क्या थे कि वो आक्रामक तरीके से काम करना चाहते थे, गरम दल के नेता थे, लेकिन जो महात्मा गांधी थे वो क्या थे, अहिंसा की बात करते थे। लेकिन सुभाष चंद्र बोस महात्मा गांधी का बहुत सम्मान करते थे, वो उनकी अहिंसात्मक प्रवृत्ति को स्वीकारते थे, वे मानते थे कि जो बापू हैं एक महान नेता हैं। तो इस प्रकार से जो इंडिविजुअल डिफरेंस हैं, जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं उनको यदि हम स्वीकार कर लेते हैं, उनको एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो हम क्या होते हैं, लिबरल हो जाते हैं। और जब हम लिबरल हो जाते हैं तो जो लर्निंग टू लिव टुगेदर की थ्योरी है उसको ग्रहण करने में हमें आसानी होती है।
पारस्परिक निर्भरता की वैल्यू हम ऐड करेंगे कि यदि उसे किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी तो वो किसी का सहयोग ले ले, और यदि और किसी को सहयोग की ज़रूरत होती है तो वो भी उसको सहयोग दे दे। तो जो पारस्परिक निर्भरता की वैल्यू है, इस प्रकार से हम बच्चे को सिखा देंगे। जैसे कोई भी बच्चा है, अगर उसका कोई दोस्त है, उसके पास मान लीजिए कि पेन की कमी हो गई स्कूल में, तो टीचर क्या बोलेगा कि रोहन तुम उसे पेन दे दो, आज उसके पास पेन नहीं है। और अगले दिन यदि उस बच्चे के पास कुछ कमी आ गई तो हम उससे बोल देंगे कि मोहन, रोहन ने तुम्हें उस दिन पेन दिया था, आज तुम उसे लंच करा दो क्योंकि वो अपना लंच नहीं लाया है। तो इस प्रकार की क्रियाओं से हम क्या कर सकते हैं कि जो पारस्परिक निर्भरता की वैल्यू है, हम बच्चे के अंदर ऐड कर सकते हैं। अगर बच्चा अपना सेल्फ इवोल्यूशन यानी कि आत्म मूल्यांकन करना सीख जाए, तो भी क्या होगा कि लर्निंग टू लिव टुगेदर की थ्योरी को वो एडॉप्ट कर सकता है। सेल्फ इवोल्यूशन से क्या होता है कि अपने नेगेटिव पॉइंट्स को हम बेहतरीन तरीके से देख सकते हैं, और जब हम अपने अंदर की नेगेटिव पॉइंट्स को देख लेते हैं तो हम अपने अंदर यदि इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं तो वो हम आसानी से कर सकते हैं। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ आ रही होगी। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए मैं इसे अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर भी यदि आपको कुछ समझ ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। रिक्वायर्ड स्किल्स फॉर लर्निंग टू लिव टुगेदर। देखिए, यदि एक साथ रहकर सीखने की जो स्किल्स है, जो कौशल है, कह लीजिए कौशल, एक तरीके से कौशल है, क्योंकि देखिए आज आप कितने भी बड़े यूनिवर्सिटी में, कितने भी बड़े विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर लीजिए, उस वो इस चीज़ की गारंटी नहीं देती है कि जब आप पढ़ाई करके वर्ल्ड में घुसते हैं, डेली जीवन में घुसते हैं, दैनिक जीवन में जब आप प्रवेश कर लेते हैं पढ़ने के बाद, तो वो इस बात की गारंटी नहीं देती है कि वहाँ पे आप समायोजन कर पाएंगे। तो लर्निंग टू लिव टुगेदर ये चीज़ की गारंटी देता है कि यदि बच्चों में हम इस वैल्यू को इस स्किल्स को बचपन से ही सिखाने की कोशिश करें, तो वो बड़ा होकर भी इस चीज़ को मतलब कंटिन्यू करेगा। देखिए, अगर हमें किसी के साथ मिलकर रहना है तो हमारे में क्या होना चाहिए, सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए, आत्मनियंत्रण होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कभी वो हमारे विरोध में या हमारे अपोजिट बात करे तो हम एग्रेसिव हो जाएंगे, और क्या होगा फिर वहाँ से हमारा बिखराव हो जाएगा, टूट हो जाएगा। आप पोलराइजेशन का आप थ्योरी जानते होंगे कि किसी दो लोग में यदि लड़ाई कराना है तो बस एक दूसरे को कुछ बातें बता दीजिए, एक दूसरे के विरोध में लड़ाई हो जाती है। कोई परिवार है और परिवार के दो भाइयों में लड़ाई कराना है तो सिंपल सा जो मेथड है वो क्या है कि दोनों भाइयों को हम एक दूसरे के विपरीत कुछ बातें बताएंगे और दोनों एक दूसरे से लड़ जाएंगे, और उसका फ़ायदा किसी अन्य को होता है। तो सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए। सेल्फ कंट्रोल से क्या होगा कि यदि हम अपने अपोजिट भी कोई बातें सुनते हैं या अपने अपोजिट कोई एक्टिविटीज़ देखते हैं तो उस चीज़ का हम इवोल्यूशन कर पाएँ, उसको इवोल्यूट कर पाएँ, एनालिसिस उस चीज़ का कर पाएँ, और जो सही या गलत चीज़ें हैं उसको समझ सकें। धैर्य शक्ति होनी चाहिए, पेशेंस का पावर होना चाहिए। तो आपको पता है भाई, किसी के साथ मिलके रहना है तो ज़रूरी नहीं है कि जो आपके साथ रहने वाला व्यक्ति है वो आपके अनुसार ही चले। हो सकता है वो आपसे थोड़ा अलग चल सकता है, आप से कुछ दिन कुछ आपके साथ गलत काम कर सकता है, आपको कभी धोखा दे सकता है। तो पेशेंस नाम की शक्ति तो होनी चाहिए, तो पता ही है। समस्या समाधान की क्षमता होनी चाहिए। यदि आपको एक साथ रहना है तो आपको पता होगा कि जब कई बर्तन एक साथ होते हैं तो टकराव यानी कि आवाज़ें आती हैं, क्योंकि बर्तन एक दूसरे से लड़ते हैं। तो यदि आपके पास प्रॉब्लम प्रॉब्लम सॉल्विंग की क्षमता है तो आप समस्याओं का समाधान निकाल पाएंगे, वहाँ पे समायोजन कर पाएंगे। उस समय जिस टाइप का वातावरण है उसमें आप एडजस्टमेंट हो सकेंगे, ये चीज़। इसके बाद क्या है, ध्यान शक्ति भी आपके पास होना चाहिए। ध्यान शक्ति नहीं होता तो क्या होता है, जो व्यक्ति है तुरंत गुस्सा हो जाता है, बात बात पे गुस्सा हो जाता है। जब भी गुस्सा आए लंबी सांसें लीजिए, आपका ध्यान केंद्रित होता है, चीज़ें कंट्रोल में आती हैं। तो ध्यान शक्ति होना चाहिए अगर आप लर्निंग टू लिव टुगेदर स्किल्स को बच्चे को ग्रहण कराना चाहते हैं। तो संप्रेषण कला होना चाहिए, बहुत ही अच्छा पॉइंट है। आप देखते होंगे समाज में जो बेहतरीन तरीके का कम्युनिकेशन करना चाहता है, बहुत ही अच्छे तरीके का बोलने चालने जानता है, तो वो कहीं भी आ जाता है, कहीं भी चला जाता है, किसी से भी अपना काम निकलवा लेता है। तो मतलब एक जुगाड़ू व्यक्ति होता है, वो जानता है कि अभी हमें यहाँ से कैसे काम निकलवाना है, मीठी मीठी बातें करके अपना काम निकलवा लेगा। अगर कहीं पे थोड़ा सा तेज बोलना है या आक्रामक होकर बोलना है तो वो भी वो कर लेगा। तो एक संप्रेषण जो कला होती है एक साथ मिलकर रहने के लिए, मतलब काफ़ी पॉजिटिव पॉइंट्स है। तो एग्रेसिव वाला आप मत लीजिएगा, क्योंकि लर्निंग टू लिव टुगेदर एग्रेसिव होने की बात ही नहीं करता है। ये संप्रेषण कला, इसे आप पॉजिटिव पॉइंट में लीजिएगा कि वो कितने अच्छे तरीके से बातें कर लेता है।
ये चीज़ है कि मतलब किसी की कोई अलग विचारधारा का व्यक्ति है तो वो उसी के हिसाब से बात करेगा, उसको लगेगा कि नहीं ये मेरी विचारधारा का सम्मान करता है, तो वो उसके साथ एडजस्ट होने का क्या करेगा, कोशिश करेगा। ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। अ, इतना आप समझ गए। आगे देखिए, आलोचनात्मक जटिल चिंतन भी होना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है ये चीज़ पहचानने की शक्ति होनी चाहिए उसके पास, ताकि जो बुरा व्यक्ति है अगर वो उसके साथ है तो वो उसको सुधार सके या उसे बता सके। ये चीज़ के लिए निर्णय क्षमता होना चाहिए, डिसीजन मेकिंग की क्षमता होनी चाहिए, यदि लर्निंग टू लिव टुगेदर की थ्योरी को उसे अपनाना है तो, क्योंकि ऐसे कई अवसर मिलेंगे जब कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा साथ में रहते हैं तो उनके बीच में आपसी संघर्ष ये क्या है, प्राकृतिक रूप है, ये होना ही है। तो उस समय आपको कई ऐसे डिसीजंस लेने होते हैं जो आपके आगे की करियर को दिशा निर्देशित करते हैं। एग्जाम्पल में आप यहाँ पे ले सकते हैं, एक जो हस्बैंड वाइफ होते हैं, जो पति पत्नी होते हैं, आपस में कई बार लड़ते हैं। यदि उनके पास अच्छी डिसीजन मेकिंग की क्षमता नहीं होगी तो क्या होगा, बात बात पे वो डिवोर्स कर लेंगे, और कई बार जब वो डिवोर्स कर लेंगे तो क्या होगा, वो अलग हो जाएंगे। और अगर उनके पास अच्छी निर्णय क्षमता है तो वो क्या होगा, चीज़ों को बचा कर रख पाएंगे, एक साथ मिलकर रह पाएंगे, ज़िंदगी भर साथ निभा पाएंगे। ये चीज़ आप देख सकते हैं। आप भारत पाकिस्तान के युद्ध के मामले में भी देख सकते हैं। यदि जो हमारे भारत के प्राइम मिनिस्टर हैं अगर उनके पास अच्छी डिसीजन मेकिंग की क्षमता नहीं है तो क्या होगा, भारत पाकिस्तान में कई बार युद्ध होगा, घमासान युद्ध होगा, दोनों तरफ की सेनाएं मारी जाएंगी। और वही चीज़ हम क्या कर सकते हैं कि बात विवाद से भी सॉल्व कर सकते हैं, चर्चाओं से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो डिसीजन मेकिंग की क्षमता एक साथ मिलकर रहने के लिए एक मेजर पॉइंट है जिसे आप देख सकते हैं। अगला पॉइंट क्या है, रोल ऑफ टीचर फॉर लर्निंग टू लिव टुगेदर, कि यदि लर्निंग टू लिव टुगेदर यानी एक साथ मिलकर रहने की थ्योरी को हमें बच्चे को सिखाना है तो एक शिक्षक की क्या इस चीज़ में भूमिका होगी, कैसे वो पढ़ाएगा कि बच्चा इस चीज़ को जल्दी आत्मसात कर पाएगा। सामाजिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए छात्रों को प्रोत्साहन देना। देखिए, कोई भी जब सोशल एक्टिविटीज़ होती है तो वो अकेले एक व्यक्ति से नहीं होती है, वो एक ग्रुप में होती है, एक समूह के द्वारा होती है। तो जब बच्चा समूह में रहेगा तो वो एक दूसरे से मिलकर रहना सीखेगा। ये एब्सोल्युटली राइट है, तो आप इस चीज़ को समझ रहे हैं। समान परियोजनाओं पर काम देना, समान परियोजनाओं का मतलब ये है कि कोलैबोरेटिव वर्क ग्रुप, उसको हम ग्रुप वर्क देंगे। यानी कि जैसे कि अगर 12 बच्चे हैं तो उसे हम 4-4 के ग्रुप में 3 ग्रुप बांट देंगे कि तीनों ग्रुप आप लोग एक ही काम कीजिए और जो बेहतर रिजल्ट लेके आएगा उसको पुरस्कार दिया जाएगा। तो जो ग्रुप वाले मेंबर होंगे वो मिलकर काम करेंगे पुरस्कार के लिए, वो जो आपसी लड़ाई है उस चीज़ को वो भूल जाएंगे। तो इससे क्या होगा, एक साथ मिलकर रहने की उनके अंदर प्रेरणा आएगी। ये चीज़ आप समझ रहे होंगे। सामूहिक नेतृत्व की क्षमता का विकास करना। देखिए, जब भी कोई नेता बनता है तो क्या होता है, जब भी कोई लीडर बनता है तो वो सोचता है कि पब्लिक को हम कैसे अपने साथ ला पाएँ, वो सबको साथ लेकर चलने की बात करता है। तो यदि किसी बच्चे के अंदर हम लीडरशिप क्वालिटी को डेवलप कर दें तो वो कभी भी अकेला रहना नहीं सीखेगा, वो कट छट के नहीं रहेगा, वो सामूहिक लोगों को साथ में लेकर कुछ भी करना चाहेगा। तो यदि लीडरशिप क्वालिटी हम किसी बच्चे के अंदर डेवलप कर देते हैं तो क्या होगा, लर्निंग टू लिव टुगेदर एक स्टेप, एक कदम आगे बढ़ जाएगा। ये चीज़ आप समझ सकते हैं। और सामूहिक नेतृत्व की क्षमता का हम विकास कैसे कर सकते हैं, मॉनिटर, कक्षा मॉनिटर बना के, जो कक्षा मॉनिटर होगा यदि बेहतर काम करता है तो अगले साल भी मॉनिटर बनेगा। समझ रहे हैं बात को कि नहीं समझ रहे हैं आप? देखिए आगे क्या है, वास्तविक क्रियाकलापों द्वारा प्रभावित करना। देखिए, वास्तविक क्रियाकलापों द्वारा प्रभावित करना मतलब क्या है कि टीचर भी ऐसा काम करे खुद क्लास में, वो क्या करे, सारे बच्चे को लेकर चले। कोई एक बच्चा बहुत अच्छा आंसर दे रहा है तो ऐसा नहीं कि उसकी तारीफ ही करते जाए, वो जो उसमें कमज़ोर छात्र हैं, जो उसमें मध्यम वर्ग के जो एवरेज छात्र हैं या फिर जो प्रतिभाशाली बालक हैं, सबको समान अपॉर्चुनिटी दे, सबको समान रूप से जो उनकी इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं उसको देखते हुए टीचिंग की कार्य करे, और ऐसा टीचिंग मेथड को यूज करे जिससे कि साथ मिलकर रहने की बात हो, साथ मिलकर रहने की प्रेरणा निकले, उससे मोटिवेशन निकले। तो बच्चा क्या होगा, बच्चा टीचर को अनुकरण करता है, टीचर जिस प्रकार की एक्टिविटीज करता है बच्चा भी उसी प्रकार की एक्टिविटीज करना चाहता है। विषय वस्तु को पढ़ाते समय बेहतर शिक्षण विधियों का प्रयोग करना, वही चीज़ की मतलब टीचर ऐसी शिक्षण विधियों का प्रयोग करे जिससे लर्निंग टू लिव टुगेदर का एक मोटा मोटी कॉन्सेप्ट निकलता हो। पाठ्य सहगामी क्रियाओं की प्रधानता, कि भैया को करिकुलर एक्टिविटीज़ हम जितना ज़्यादा कक्षा में, क्लास में, विद्यालय में कराएंगे बच्चा उतना ही सोशल टाइप का बनेगा। विभिन्न प्रकार की हम प्रतियोगिताएं करा दें, विभिन्न प्रकार के हम स्पोर्ट की प्रतियोगिताएं करा दें, सेमिनार करा दें, तो बच्चा क्या होगा, मिलकर रहना सीखेगा। एक अपने वो क्लास के लिए
रिप्रेजेंट करेगा, ये चीज़ आप समझ सकते हैं। जैसे देखिए मैं आपको समझा दे रहा हूँ, कक्षा 6, 7, 8 तीनों में क्या हो जाए, क्या हो जाए, मान लीजिए कि कविता प्रतियोगिता हो जाए कि जो बेहतरीन कविता तीनों कक्षा से सुनाएगा वो क्या होगा, उसको पुरस्कार दिया जाएगा। हर कक्षे से एक ग्रुप पार्टिसिपेट कर सकता है। तो क्या होगा, हर कक्षा का ग्रुप चाहेगा कि हमारा कक्षा अव्वल आए, हमारे कक्षे को प्रथम प्रकार का पुरस्कार मिले। तो उस समय क्या होगा, अपने कक्षा के इज्जत के लिए, अपने कक्षा को रिप्रेजेंट करने के लिए सारे बच्चे जिनमें आपसी भेदभाव भी होगा, आपसी लड़ाई भी होगी, आपसी खींचतानी भी होगी, वो क्या होंगे, साथ मिलकर काम करेंगे। पुरस्कार को जीतने तक वो सारी चीज़ें भूल जाएंगे और इस प्रकार से उनके अंदर क्या होगा, साथ रहकर मिलने की जो कला है, जो स्किल है, जो भाव है, वो चीज़ विकसित होगा। ये चीज़ आप समझ सकते हैं। अगला पॉइंट क्या है, नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ लर्निंग टू लिव टुगेदर। एक साथ मिलकर रहने का भैया इम्पोर्टेंस क्या है, महत्व क्या है, क्यों हम रहें, ये चीज़। तो देखिए ये टीचर को भी जानना ज़रूरी है और टीचर जान जाए तो उसे बच्चे को भी रियलाइज़ कराना होगा, तब तो बच्चा इस चीज़ को प्रमोट करेगा, अपने जीवन में उतारना चाहेगा। देखिए अगर हम एक साथ मिलकर रहते हैं तो शांति आती है, कहीं कोई दो राय है क्या इस चीज़ में, शांति नहीं आती है क्या, बताइए आप। दया की स्थापना होती है भैया, साथ मिलकर हम रहेंगे तो क्या होगा भैया, एक दूसरे में हम दया भाव रखेंगे एक दूसरे के प्रति, तभी तो साथ रह पाएंगे। पति पत्नी आपस में रह रहे हैं, अब एक दूसरे से हम दया भाव रखेंगे ही नहीं तो क्या होगा, रोज़ लड़ेंगे आपस में, और जब रोज़ लड़ेंगे तो डिवोर्स होना तय है। तो दया के भाव की स्थापना होती है। और एक साथ मिलकर रहना क्या है, मुख्य मुद्दा है हमारे समाज का। अगर हम एक साथ मिलकर न रहें, सब कट छट के अलग अलग अपना अपना बात सब सोचने लगें, तो क्या होगा, इस दुनिया का, इस देश का विनाश हो जाएगा। राष्ट्रवाद की बात देश में क्यों की जाती है, इसलिए ताकि राष्ट्र के नाम पे हम एक हो सके, हम में एक यूनिटी दिख सके। तो हमारे देश में, हमारे विश्व में ऐसी कई चीज़ें हैं जो हम किसी न किसी चीज़ों को लेकर हम सारे व्यक्तियों को एकजुट कर सकते हैं। उनके इमोशंस को हम एक चीज़ से कनेक्ट कर सकते हैं, चाहे वो नेशन के नाम पे करें हम, चाहे फिर वो मातृभाषा के नाम पे हम करें, चाहे फिर स्वतंत्रता सेनानियों के विचार के नाम पे करें, चाहे फिर विश्व के वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना है उसके नाम पे करें। आप चीज़ों को समझ सकते हो बेहतर तरीके से। व्यक्तिगत विभिन्नताओं की महत्ता को समझने के लिए देखिए, जब हम एक साथ मिलकर रहेंगे तो क्या होगा, हर व्यक्ति की अपनी अलग विचारधारा होती है, हम उसके विचारधारा को समझेंगे, वो हमारे विचारधारा को समझेगा, और क्या होगा, हम एक साथ मिलकर रहने सीख जाएंगे। एक अच्छा एग्जाम्पल आपको दे देता हूँ, मुझे याद आ गया है, तो ये क्लास काफ़ी लंबी होगी, इंपॉर्टेंट है तो टेंशन मत लीजिएगा। देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल का आपने नाम सुने होंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनका अभी गुजरात में स्टैचू बना है बहुत बड़ा, आपको पता होगा विश्व का सबसे बड़ा स्टैचू है वो। मतलब कि इस भारत देश में सबसे बड़ा स्टैचू है सरदार वल्लभ भाई पटेल का। तो जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे वो क्या थे, महात्मा गांधी के विचारों से शुरू में बहुत ज़्यादा उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। महात्मा गांधी जी की विचारधारा को सरदार वल्लभ भाई पटेल जी शुरू में बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन वो उनके बारे में सुने, उनको देखे कि वो किसानों के लिए सत्याग्रह कर रहे हैं, उनके बारे में काफ़ी चीज़ें उन्होंने जानी, तो क्या होगा, फिर वो उनको मानने लगे, उनके बातों को फॉलो करने लगे। और अगर आप पूछिएगा तो महात्मा गांधी के एक मतलब कि सपोर्टर के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल को देखा जाता है, क्योंकि महात्मा गांधी जी एक बार कह देते हैं कि आप प्रधानमंत्री मत बनिए, तो जवाहरलाल नेहरू क्या होते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं और सब साथ मिलकर काम करते हैं। तो क्या होता है कि जब व्यक्ति एक दूसरे के साथ रहता है तो जो इंडिविजुअल डिफरेंस है, जो इंडिविजुअल अलग अलग अपनी अपनी पर्सपेक्टिव है, जो उसको क्या होता है समझ जाते हैं, और हम एक दूसरे के जो अलग विचारधारा है उसको एक्सेप्ट कर पाते हैं। ये चीज़ आप समझ सकते हैं। इसके बाद क्या है, इसके बाद ये है कि पारस्परिक निर्भरता को बढ़ावा मिल सके। भैया अगर हम अलग अलग रहेंगे तो एक से हमारा खुद का काम तो चल नहीं जाएगा, हमें बाल कटवाने के लिए नाई चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए, हमें अच्छी शिक्षा लेने के लिए टीचर चाहिए, विद्यालय चाहिए, हमें आने जाने के लिए ट्रांसपोर्ट चाहिए, ड्राइवर चाहिए। तो ऐसे में यदि हम अकेले अपना हर काम नहीं कर सकते तो हमें क्या होगा, पारस्परिक निर्भरता के लिए साथ रहकर मिलकर रहने की जो थ्योरी है उसको आत्मसात करना होगा, उसको एसिमुलेशन करना होगा, ताकि जो पारस्परिक निर्भरता का कॉन्सेप्ट है समाज में अधिक से अधिक फैले और जो लोग हैं, जो पीपल हैं, वो मिलकर रह सकें। जागरूकता भी इससे आती है, जब हम साथ मिलकर रहते हैं तो एक दूसरे के हितों को हम ध्यान में रखते हैं। किसी के साथ कुछ बुरा होता है तो उसके विरोध में आप देखते हैं काफ़ी विरोध प्रदर्शन होते हैं, देखते हैं कि नहीं देखते हैं। एक दूसरे के हितों की लड़ाई लड़ने के लिए कई लोग सामने
उभर कर आते हैं। संप्रेषण कला का विकास होता है। भाई एक दूसरे की संस्कृति को हम सीखेंगे तो संप्रेषण कला का विकास होगा ही। समाज पर अच्छे चीज़ों का प्रभाव रहे, इसलिए क्या होगा, हमें शांति की स्थापना करनी होगी। देखिए, यदि किसी समाज में बहुत ज़्यादा हिंसा हो रहा है तो उस समाज में जो नए-नए व्यक्ति निकलेंगे, जो बच्चा जन्म लेगा वो भी हिंसा को सीखेगा। और यदि समाज में अच्छी चीज़ें अपनाई जा रही हैं, अच्छी चीज़ों का जाल बिछा हुआ है, तो बच्चा भी जो जन्म लेगा वो अच्छा चीज़ें सीखेगा। आप यदि साइकोलॉजी पढ़े होंगे तो साइकोलॉजी में आपको बताया गया होगा कि बच्चे पे हेरेडिटी और एनवायरनमेंट का प्रभाव पड़ता है। इन दोनों के गुणनफल से ही बच्चे का क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। तो बच्चे को जैसा एनवायरनमेंट हम प्रोवाइड कराते हैं, बच्चा उसी प्रकार का बड़ा होकर इस देश का नागरिक बनता है। जो इस देश का जब नागरिक बनेगा तो इस देश के विकास में वो अपना पार्टिसिपेट करेगा। अब यदि वो हिंसक प्रवृत्ति का होगा तो इस देश के विनाश में वो अपनी हिंसा का इस्तेमाल करेगा। यदि वो एक सिटीजन होगा, एक बेस्ट नागरिक होगा, तो वो बेस्ट तरीके से पार्टिसिपेट करेगा अपने देश के डेवलपमेंट में। कोई प्रोफेसर होगा, कोई इंजीनियर होगा, कोई डॉक्टर होगा, लीडर होगा, आप समझ सकते हो। व्यक्ति समाज में रहना सीख सके। अब ज़रूरी तो है नहीं कि उसको अपने विचारधारे के ही व्यक्ति हर जगह मिले, कहीं दूसरे जगह उसको मजबूरीवश जाना पड़े। मान लीजिए वो जहाँ पे पहले रहता था वहाँ पे कोई आपदा आ गई, अब उसको अपना एरिया छोड़ के दूसरे जगह जाना है और जहाँ जाएगा वहाँ पे दूसरी संस्कृति के लोग हैं, दूसरी सभ्यता के लोग हैं, तो उसको क्या होगा, मजबूरी में वहाँ की जो संस्कृति है, वहाँ की जो सभ्यता है, उसके साथ मेल-जोल करना होगा। तो इस चीज़ के लिए क्या होगा, कभी भी कुछ भी हो सकता है, हमें कहीं भी जाकर किसी के साथ भी रहना पड़ सकता है। तो लर्निंग टू लिव टुगेदर की जो थ्योरी है, इसे हमें सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। भाईचारे की भावना पनप सके, जब साथ में रहेंगे तभी तो ब्रदरहुड्स की भावना आएगी, ये चीज़ आप समझ रहे हो। भड़काऊ घटनाओं की समाप्ति हो सके, जब हम लर्निंग टू लिव टुगेदर की थ्योरी को सीख जाएंगे, सारे लोग मिलकर रहना सीख जाएंगे, तो जो सांप्रदायिक दंगे होते हैं, जो छोटी-छोटी भाषा के नाम पे लड़ाइयाँ होती हैं, धर्म के नाम पे दंगे होते हैं, ये प्रांत के नाम पे दंगे होते हैं, ये चीज़ समाप्त हो जाएंगे। तनाव रहित जीवन से छुटकारा मिलेगा। भैया डिप्रेस क्यों आता है, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सारी चीज़ें क्यों आती हैं, तनाव, स्ट्रेस वगैरह क्यों आता है, हम अपना कंपेयर किसी से कर दें कि नहीं मैं बड़ा हूँ, वो हमसे कैसे बड़ा हो जाएगा। कोई कॉन्फ्लिक्ट वाली स्थिति हमारे सामने आ जाए कि हम बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेकर कन्फ्यूज्ड हैं, तो तनाव रहित जीवन में हम प्रवेश कर जाते हैं। तो हम चाहते हैं कि हम लिबरल हों, हमें किसी भी प्रकार का स्ट्रेस ना आए, तो क्या होगा, हमें सबके विचारधारा को एक्सेप्ट करना होगा और सबके साथ मिलकर रहना होगा, ये चीज़ें हैं। इतना आप समझ रहे हैं। देखिए, इसके बाद अगला बहुत ही मोस्ट पॉइंट है जो आपको समझना होगा, वो क्या है कि द बेसिक फंडामेंटल थ्योरी ऑफ एजुकेशनल स्ट्रक्चर इज रिलेटेड टू लर्निंग टू लिव टुगेदर। देखिए, जो लर्निंग टू लिव टुगेदर है, जो एक साथ रहकर जो एक साथ मिलकर रहने की बात की जा रही है, वो हमारे शैक्षिक स्वरूप का, हमारे भारत का जो शैक्षिक स्वरूप है, हमारे भारत के शैक्षिक स्वरूप का क्या है, वो हमारे भारत के शैक्षिक स्वरूप का मेन बेसिक फंडामेंटल है। भाई हम लोगों को पढ़ा लिखा क्यों रहे हैं, हम भारत में एजुकेशन क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि जो सिटीजन है वो बेस्ट सिटीजन बने, आइडल सिटीजन बने, आदर्श नागरिक बनकर समाज में अपना रोल प्ले करें। तो इसके लिए भाई हम शिक्षा को इस्तेमाल करते हैं। तो शिक्षा का जो आधार है वो लर्निंग टू लिव टुगेदर बेस है उसका, कि हम किसी भी प्रकार के करिकुलम का निर्माण कर रहे हैं, किसी भी प्रकार के विषय वस्तु का निर्माण कर रहे हैं, तो उसमें हमें ये चीज़ ध्यान रखना होगा कि लर्निंग टू लिव टुगेदर को उसमें इंक्लूड किया जाए। तो देखिए, क्या बोला जा रहा है कि कोई भी एजुकेशनल स्ट्रक्चर को यदि हमें प्रिपेयर करना है तो हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होगा, मतलब कि कैसे हम उसमें एजुकेशनल स्ट्रक्चर में लर्निंग टू लिव टुगेदर के कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करेंगे। एम्स ऑफ एजुकेशन, जो शिक्षा के उद्देश्य हमें ऐसे बनाने होंगे जो जिससे कि लोग साथ मिलकर रह कर सीख सकें। पाठ्यक्रम में हमें एकता की कॉन्सेप्ट को, यूनिटी वाले एग्जाम्पल्स को ज़्यादातर डालने होंगे, और किताबें और पाठ्यपुस्तकों को हमें उस प्रकार से डिज़ाइन करना होगा ताकि बच्चे उससे सीख कर, साथ रहकर सीखने की उनमें भावना विकसित हो सके। शिक्षण संबंधी पाठ्यक्रम को भी हमें उसी प्रकार से बनाना होगा, उसी, ताकि जो शिक्षक प्रोड्यूस हो रहे हैं हमारे भारत देश में वो अच्छे से टीचिंग कर पाएँ, और वो लर्निंग टू लिव टुगेदर की थ्योरी खुद भी पढ़े होंगे, तभी तो वो जाकर पढ़ा पाएंगे, इस चीज़ को इम्प्लीमेंट बेहतर तरीके से कर पाएंगे। उसके बाद व्यावसायिक शिक्षा का हमें व्यवस्था करना होगा कि कैसे कि अलग अलग प्रकार के प्रोफेशनल्स कोर्स हमें इंक्लूड करने होंगे, ताकि
जो अलग-अलग स्किल्स है, क्योंकि देखिए हर व्यक्ति में कुछ न कुछ स्किल्स होता है। हर बच्चा जो होता है कोई न कोई विशेष कला में दक्ष होता है, बस हमें ज़रूरत होती है उस चीज़ को बाहर लाने की। और जैसे ही वो बच्चे के अंदर से थोड़ा-थोड़ा बाहर आ गए, तो उसे हमें प्रमोट किसके द्वारा हम करेंगे? व्यावसायिक शिक्षा के द्वारा प्रमोट करेंगे। जैसे कोई बच्चा 6 में पढ़ रहा है और उसके अंदर म्यूज़िक की अच्छी कला है, वो गा अच्छा सकता है, हमें थोड़ा-सा भी पता चल गया किसी तरह कि बच्चा अच्छा गा सकता है, तो उसे हम प्रोफ़ेशनल कोर्स के थ्रू प्रमोट कर सकते हैं, ताकि वो जीवन में अपने अच्छे करियर को दिशा निर्देशित कर सकें। नीति शास्त्र की शिक्षा हमें विषय में ऐड करके देनी होगी। जो पर सब्जेक्ट प्रत्येक के सब्जेक्ट है उसमें इथिक्स के वैल्यू को ऐड किया जाए, ताकि अलग से हम इथिक्स न पढ़ाएं। जो विषय हो वो हमारे इथिक्स से रहित हों, ये चीज़ हमें ध्यान में रखना होगा। शिक्षण विधियों का निर्माण इस प्रकार से करना होगा कि ऐसी शिक्षण विधियों का प्रयोग करे टीचर, ऐसी शिक्षण विधियों का टीचर प्रयोग करे कि जो ग्रुपिंग की जो ग्रुपिंग का जो कॉन्सेप्ट है, जो कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा कक्षा में दिया जाए बच्चों को, और बच्चे साथ मिलकर रह सकें। ये चीज़ हमें देखना होगा। और इसके बाद क्या है, देखिए अब मैं कुछ आपको बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट बता रहा हूँ। ये चीज़ आपको मैं चित्र के द्वारा समझा रहा हूँ, समझ लीजिए। इस चित्र में ही पूरा लर्निंग टू लिव टुगेदर की थ्योरी है। इसके बाहर का कुछ भी नहीं है। चाहे फिर आप नेट का एग्ज़ाम दीजिए, चाहे फिर आप एमएड एंट्रेंस दीजिए, चाहे फिर आप बीएड में पढ़ाई कीजिए। देखिए ये क्या है, आपका वर्ल्ड है। वर्ल्ड यानी आप समझते होंगे दुनिया, संसार, जो भी कहिए। वर्ल्ड में क्या है भैया, एक देश तो है नहीं, मेनी कंट्री हैं। चीन है, भारत है, पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान है, म्यांमार है, बांग्लादेश है, भूटान है, बहुत सारे देश हैं। तो सारे देश जो हैं, वैश्विक युद्ध क्यों होता है? क्योंकि एक देश दूसरे से लड़ता है। इजराइल हमास से अभी लड़ रहा था, वर्तमान उदाहरण आप देख सकते हैं। इसमें कितनी जान माल धन संपत्ति सबकी हानि हो रही, किसी से छिपा है क्या? यदि इसे रोकना है तो हम कैसे रोक सकते हैं? शांति के द्वारा। शांति कहाँ से आएगी? उस देश का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति जो भी होगा, एक दूसरे के जो देश के जो उच्च पद पे होंगे वो एक दूसरे के साथ समझौता करें। वहाँ के जो नागरिक होंगे वो एक दूसरे के नागरिक को, एक दूसरे जो एक देश के नागरिक हैं वो दूसरे देश के नागरिक को एक्सेप्ट करें। चीज़ें भाई छोटी छोटी चीज़ों से ही तो वैश्विक युद्ध होते हैं, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो भारत पाकिस्तान को देख सकते हैं, ज़मीनी विवाद के लिए हम लड़ते आते हैं। हिंदू मुसलमान के जितने भी दंगे हैं, फसाद हैं, सारे का जड़ पाकिस्तान है, आप समझ सकते हैं। भारत चीन का युद्ध भी ज़मीन को लेकर होता है। वो हमारे ज़मीन को हथियाने के पीछे पड़ा हुआ है, हमारे देश में कोरोना भेजता है, आप समझ सकते हैं। तो छोटी-छोटी चीज़ों से क्या होता है, वैश्विक युद्ध होते हैं, वर्ल्ड वार होते हैं। और यदि हम चाहते हैं कि वर्ल्ड वार न हो, तो क्या करना होगा? अगर हम दोनों देशों में समन्वय कराना चाहते हैं कि हर देश जो है आपस में बैलेंस बना के रखें, तो हमें बातचीत के माध्यम को अपनाना होगा। अगर हम युद्ध करते चलेंगे तो सब चीज़ का विनाश हो जाएगा, उसकी सेना मारी जाएगी, हमारी सेना मारी जाएगी, हमारे यहाँ के धन संपत्ति जन माल की हानि होगी, उसके यहाँ के जन माल धन संपत्ति की हानि होगी। तो हमें क्या करना होगा? बातचीत का माध्यम अपनाना होगा। आप देखे होंगे भारत पाकिस्तान के कई युद्ध विराम इस वजह से लिए गए थे कि भारत के प्रधानमंत्री और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री क्या किए थे, संधि के लिए बात विचार किए थे। ये चीज़ आप देख सकते हैं। युद्ध की जो नीति है वो हमें नहीं अपनानी होगी कि यदि एक देश और दूसरे देश में कोई मैटर हो गया तो हम तुरंत युद्ध करने लग जाएं। अगर हम तुरंत युद्ध करेंगे तो क्या होगा कि शांति नहीं आ पाएगी। और देखिए, अगर हम चाहते हैं कि इस शांति के जड़ पे हम काम करें कि कैसे हम शांति लाएं, तो कोई भी शांति, किसी देश में शांति हम तभी ला सकते हैं एजुकेशन के द्वारा, कि वहाँ के जो लोग हैं उस लोग को, उस देश के लोगों को हम इस प्रकार की शिक्षा दे दें कि वहाँ के जितने भी लोग हैं वो शांति की भावना को अपना सके। देखिए, कोई भी देश का प्रधानमंत्री ही कुछ भी निर्णय लेता है। जैसे देखिए, अगर अभी हमें चीन से युद्ध करना है तो नरेंद्र मोदी जी बोल देंगे कि चीन पे कल आक्रमण कर दीजिए, तो क्या होगा? चीन पे कल हमारी सेना जाके आक्रमण कर देगी। तो जो हमारे देश का प्रधानमंत्री है वो उसी देश के स्कूल से ही तो पढ़ के आया होगा। तो यदि उसे बेहतर शिक्षा मिली होगी तो वो बात विचार की बात करेगा कि हम युद्ध नहीं करेंगे, हम बात विचार करेंगे। तो क्या होगा? हमें शिक्षा अच्छी देनी होगी, क्योंकि इस देश का जो प्रधानमंत्री है, जो राष्ट्रपति है, वो पढ़ के आया है। तो यदि उसे बेहतर शिक्षा नहीं मिलेगी तो वो देश के लिए बेहतर निर्णय भी नहीं ले सकेगा, और जब देश के लिए बेहतर निर्णय नहीं ले सकेगा तो देश विनाश की ओर अग्रसर हो जाएगा। तो यदि हमें किसी भी देश में शांति की स्थापना करनी है तो पहली चीज़ क्या होगी कि वहाँ के लोगों को हमें ऐसा एजुकेशन प्रोवाइड करना होगा जो शांति पे आधारित हो।
आध्यात्मिक मूल्य हमें उस देश के लोगों में विकसित करने होंगे और ये आध्यात्मिक मूल्य हम उसके करिकुलम, उसके 1 to 12 के जो स्टैंडर्ड क्लासेस होती हैं उसके द्वारा ही हम उसमें वैल्यू को ऐड कर सकते हैं। बेहतर संस्कृतियों को प्रमोट किया जाना चाहिए, उसका प्रचार प्रसार होना चाहिए ताकि लोग उसको सीख सकें, ये चीज़ ज़रूरी है। और इसके बाद आप देख सकते हैं कि सामूहिक कार्य को भैया प्रमोट करना होगा। शांति के लिए जो मुख्य कारक है, लर्निंग टू लिव टुगेदर के लिए सामूहिक कार्य करने होंगे। एक बेहतर एग्जाम्पल आप इसका G20 का सम्मेलन देख सकते हैं। अभी भारत में अभी हाल ही फिलहाल में G20 का सम्मेलन हुआ था जिसकी अध्यक्षता हमारा भारत कर रहा है, जो कि गर्व की बात है। तो क्या हुआ था, बहुत सारे देश के लोग हमारे भारत में आए, हमारे भारत की राजधानी में आए, हमारे भारत की संस्कृतियों से क्या हुए, परिचित हुए। तो यदि हमें सामूहिक कार्य को हम प्रमोट कर रहे हैं तो शांति की स्थापना होगी, जो सारे देश हैं उसमें बैलेंस होगा। अन्य शैक्षणिक संगठन को भी इसके लिए प्रयास करते रहना चाहिए, जैसे NCERT हो गई, NCTE हो गई, डायट हो गया और CBSE हो गई, ये जो भी SCERT हो गई, जितने भी अन्य शैक्षणिक संगठन है, UGC हो गई, सबको ऐसी नीतियाँ निकालनी होंगी, ऐसा करिकुलम में फेर बदलाव करना होगा, अच्छे अच्छे फंड देने होंगे चाहे, ताकि बेहतर काम हो सके। ये सारी चीज़ें उनको करनी होगी। पुरस्कार को बढ़ावा देना होगा, क्योंकि देखिए कोई भी देश अच्छा काम इसलिए करता है ताकि वो पहले रैंक पे आ पाए। जैसे कि अगर हमें देखना है कि सबसे विकसित देश कौन है, तो भारत भी तो चाह रहा है कि हम विकासशील देश से विकसित हो जाएं। तो वैश्विक स्तर पर अपना रैंक बनाने के लिए क्या करता है, कोई देश अच्छा काम करता है। राष्ट्र प्रेम, विश्व प्रेम को मुख्य धारा में रखना होगा कि जो किसी भी देश का नागरिक है तो वो राष्ट्र के प्रति एकदम समर्पित रहे, विश्व के प्रति भी समर्पित रहे, ताकि भाई देखिए अगर हम दूसरे देश से लड़ते हैं तो मेरा देश तो बच जाएगा, लेकिन इस विश्व को हानि होगी तो हमारे देश का भी तो अस्तित्व खतरे में आएगा। तो जो वसुधैव कुटुंबकम की भावना है उसको हमें प्रमोट करना होगा। संपर्क भाषा का विकास करना होगा कि जो हमारे देश का नागरिक है किसी भी देश के नागरिक से बात कर सके, क्योंकि अगर हम दूसरे देश के नागरिक से बात कर सकेंगे तभी हम वहाँ जाकर रह सकते हैं, वहाँ जाकर वहाँ के लोगों को समझ सकते हैं, वहाँ के प्रोजेक्ट हमारे देश में आ सकते हैं, हमारे देश के प्रोजेक्ट वहाँ जा सकते हैं। जैसे कि इंग्लिश भाषा को आप देखते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज ऐसा है जिस लैंग्वेज से हर देश से हम क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो इस प्रकार के जो संपर्क भाषा है, जो नेटवर्क लैंग्वेज है, उसे हमें प्रमोट करना होगा। ये चीज़ आप जान लीजिए। फिर इसके बाद क्या है, न्याय की मजबूती करनी होगी। देखिए किसी भी देश का जब जो न्याय विभाग है वो यदि मजबूत रहता है तो वहाँ के लोगों में क्या होती है, पेशेंस होता है। जैसे कि आपके मान लीजिए कि आपके साथ कुछ बुरा हुआ, अगर आपको कोर्ट से न्याय मिल जाता है तो आपके अंदर एक राहत होती है। लेकिन आपके साथ बहुत गलत भी हुआ, आपको कोर्ट से न्याय भी नहीं मिला, तो आप क्या होता है, पेशेंस खो देते हैं। और जब भी कोई व्यक्ति पेशेंस खोता है तो वो हिंसक हो जाता है, और जब कोई व्यक्ति हिंसक होता है तो देश में हिंसा की प्रवृत्ति बढ़ती है और देश विनाश की ओर अग्रसित हो जाता है, क्योंकि तभी देश में नक्सलाइट, आतंकवादी, उग्रवादी जैसी संस्थाएं, जैसे संगठन पनपने लगते हैं। ये चीज़ आप देख सकते हो। मेजर चीज़ क्या है कि वसुधैव कुटुंबकम की भावना को हमें मुख्य धारा में रखना होगा। तो आप पढ़ लीजिएगा कि वसुधैव कुटुंबकम की भावना क्या होता है। इसमें ये बोला जा रहा है कि जो ये विश्व है, एक कुटुंब है, ये पूरा विश्व क्या है, हमारा एक कुटुंब है, घर है। अगर हम किसी भी कमरे पे वार करते हैं तो जो हमारा घर है वो टूट जाएगा। तो इसलिए हमें इस स्थिति में हमें ये बनता है कि हम सभी देशों के प्रति सम्मान का भाव रखें और अपने देश को आगे ले जाने के लिए हम अच्छे कार्य करें। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि आज का जो क्लास था लर्निंग टू लिव टुगेदर थी, मुझे नहीं लगता है कि आपको समझ में नहीं आ पाया होगा। यदि फिर भी आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट करके बताइएगा कि क्या चीज़ आपको समझ में नहीं आया है, तो मैं उस पर कोशिश करूँगा कि उस डाउट्स को आपके सॉल्व किया जा सके। आपसे एक मेजर रिक्वेस्ट है कि देखिए क्लासेस आपको बेहतर वे में यहाँ पे कराई जाती है, तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टेलीग्राम पे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को सर्च कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है कोर्सेस पॉइंट। क्या नाम है? कोर्सेस पॉइंट हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है। आप इसे सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर क्या किया जाता है कि आपको इम्पॉर्टेंट PDF प्रोवाइड कराया जाता है। अगर आप बीएड के 3rd सेमेस्टर में हैं तो आपको लेसन प्लान की काफ़ी सारी PDF दी जाएंगी। अगर आप एमएड एंट्रेंस में हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर आपको वहाँ पे दिए जाएंगे। यदि आप एमएड 1st सेमेस्टर में हैं तो आपको वहाँ पे जब आपके एग्ज़ाम्स होंगे तो वहाँ पे आपको थ्योरी के नोट्स आपको प्रोवाइड
किए जाएंगे। ये चीज़ आप ध्यान में रखिए। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिएगा ताकि जो अन्य अभ्यर्थी हैं वो भी देख सकें। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह की बेहतर वीडियो और बेहतर वे में आपको समझाया जाए आसान से आसान शब्दों में, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके बताना मत भूलिएगा कि ये क्लास आपको कैसी लगी। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।